हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप वीडियोस को वापस देखने के लिए आए। इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। चलिए, आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, यह है बच्चों विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं, इंग्लिश में पहले से ही आपको दिखाई दे रहा होगा, विद्युत धारा, या इसे हम धारा वैद्युतिकी भी कह सकते हैं। ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है अकेला ही 5 नंबर का मार्क कंटेन कर रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। वैसे भी फिजिक्स में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही होती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यूजलेस हो। तो ये भी एक अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, डेरिवेशन से भरा हुआ है, न्यूमेरिकल से भरा हुआ है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं बच्चों, विद्युत धारा, ये कोई पहला बार वर्ड नहीं है जो आपने सुना होगा। ये लाइन में बहुत बार कहता हूँ कि ये जो चीज़ आप 12th में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखी है, चाहे कम ही सही, लेकिन आपने पढ़ रखी है। विद्युत धारा की बात करूं तो 10th के अंदर ये टॉपिक आ चुका है। इवन 8th या 7th में भी ये टॉपिक आया था चैप्टर के अंदर, मतलब फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर ये आया है पॉइंट। अपन इसको आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो भी डिस्कस करेंगे जो आपने 10th में पढ़ा है, वो भी डिस्कस करेंगे जो आप 12th में बहुत नया पढ़ने वाले हो। अगर हम NCERT की बात करें तो ये एक बेसिक लेवल से काम करना चालू करती है और हायर लेवल तक स्विच करती है, लेकिन हम इसमें थोड़े फैक्टर्स और ऐड कर देंगे जिससे पॉइंट जो है इंटरेस्टिंग हो जाए। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है बच्चों विद्युत धारा। क्या समझते हो विद्युत धारा से? इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, चलो करंट या धारा जो है ये वर्ड है ना 11th में भी हमने पढ़ा है। जैसे द्रव की धारा होती है, द्रव प्रवाह है ना, पानी बहता है तो लेयर्स में बहता है, यूं हम मान करके चलते हैं ना। आपने वो प्रवाह पढ़े होंगे, टर्बुलेंट मोशन, स्टेडी स्टेट फ्लो, ये पढ़ा होगा, द्रव का प्रवाह पढ़ा होगा ना उसके अंदर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि लेयर्स के अंदर काम करता है। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम धारा को समझते हैं तो जब धारा एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही होती है तो उसका एक रीज़न है कि भैया ये 1 से 2 पे ही क्यों गई, ये 2 से 1 की और क्यों नहीं गई। तो इस चीज़ को एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पर कोई टैंक है ना, ये क्या है, एक टैंक है बच्चों, पानी का टैंक, और वो कहाँ पर है, घर की छत पर रखा हुआ है। नॉर्मली छत पर ही रखा हुआ होता है। इस टैंक से एक पाइपलाइन निकल रहा है और वो पाइपलाइन ऐसा नीचे की ओर आ रही है यूँ, और फिर यहाँ पर हमारा पानी का नल है और इस पानी के नल से पानी नीचे की ओर आएगा। ऐसा ही है, अगर मैं इस टैप को खोल दूंगा तो पानी कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर आना चालू होगा। ये पानी यहाँ से होता हुआ यूँ आया, ऐसा तो नहीं होता कि पानी यूँ जाए। सामान्य रूप से पानी ऊपर से ही नीचे की ओर आता है। क्यों आता है? इसका एक रीज़न है पृथ्वी सतह से ऊंचाई। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये उच्च गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लेकर के बैठा है। इसके पास में क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, गुरुत्वीय ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट के पास में भी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा mgh, मतलब जहां ऊंचाई ज्यादा होती है वहां गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है, जहां ऊंचाई कम होती है वहां गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी कम होती है। तो हमें ये पता है कि ये ऊंचाई कम है और ये ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है, तो पानी हमेशा कहां से कहां की ओर बहता है? आंसर है उच्च गुरुत्वीय ऊर्जा से, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से निम्न गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की ओर पानी का प्रवाह है। फिक्स है, ये फिक्स है, ऐसा ही पानी ऐसा ही बहता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम आगे की ओर चलते हैं, जैसे आपने ऊष्मा के लिए भी पढ़ा है, ऊष्मा का भी प्रवाह होता है और आप बोलते हो कि गर्म वस्तु से ही ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। फिक्स है ना कि टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए।
ठीक, और एक जगह टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो फिर ऊष्मा जो है, हीट जो है, वो कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो करेगी, अधिक तापमान से न्यून तापमान की ओर या कम ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। फिक्स है, ठीक। तो फिजिक्स में जब हम किसी भी चीज के प्रवाह को पढ़ रहे होते हैं तो उसका प्रवाह एक निश्चित डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये बात ध्यान में रखना। और वो प्रवाह जो है उसका रीजन है, जैसे यहाँ पे इसका रीजन क्या था, स्थितिज ऊर्जा में अंतर, है ना। इन दोनों पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा अलग अलग है, इसलिए फिर पानी का प्रवाह हुआ। दोनों पॉइंट का तापमान अलग है, इसलिए ऊष्मा का प्रवाह हुआ। ऐसे ही जब आप विद्युत धारा बोलते हो तो ये वाली धारा क्यों बहती है भैया, रीजन है, कोई ना कोई तो ऐसा फैक्टर काम कर रहा होगा। वो फैक्टर है बच्चों जो आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, विभव। विद्युत धारा के बहने का कारण क्या है बच्चों, विभव। क्या है, विभव। अब जब आप द्रव की धारा बोलते हो, वापस से चीज को समझो, जब आप द्रव की धारा बोलते हो तो हम बोलते हैं द्रव के पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रहे हैं। तो जब हम विद्युत की धारा बोलते हैं तो हमें यह पता चल जाना चाहिए कि विद्युत किससे बनी हुई होगी। विद्युत का मतलब आवेश, इनिशियल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर आवेश है। वो आवेशों की धारा है वास्तविकता में। किसकी धारा है, वो आवेशों की धारा है। और आवेश एक जगह से कहां की ओर जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। इस कारण जो फैक्ट हमें देखने को मिलता है वो क्या है, विद्युत धारा है। और आवेश एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है, विभव है। एक जगह विभव ज्यादा है, एक जगह विभव कम है, इसलिए आवेश जो है वो उच्च विभव से कहां की ओर भागा, निम्न विभव की ओर भागा। और किसको बना दिया, विद्युत धारा को बना दिया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो इन चीज़ों को इंटर रिलेट करो कि हमने ये चीज़ें कहाँ पढ़ी हैं। तो ये चीज़ आपने 11th में पढ़ी थी, और उस चीज़ से अगर हम रिलेट करते हैं प्रवाह को तो हमें कारण समझ में आता है कि कोई भी प्रवाह जो है उसका एक निश्चित रीज़न है जिसके कारण उस चीज़ का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, वो चीज़ फ्लो कर रही है, बह रही है। यहाँ पर विद्युत धारा के बहने का या आवेशों के बहने का रीज़न क्या है बच्चों, विभव है। विद्युत धारा है क्या, आवेशों का प्रवाह है। ठीक है। अब जब हम 12th में बात करते हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर की जब मैं बात करता हूं तो मैं चालक को बेसिक लॉजिक मान करके चलता हूं कि हमें जितना भी डिस्कशन है ना वो सारा का सारा डिस्कशन किसके अराउंड करना है, चालकों के आगे पीछे ही करना है। तो हम डायरेक्ट चालक के ऊपर ही काम करना चालू करेंगे। ठीक है। हाँ, तो टॉपिक चालू करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेसिक ऑफ 10th ये है विद्युत धारा, और विद्युत धारा को बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर। ये चीज सिर्फ और सिर्फ ब्रीफिंग के लिए था। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं बच्चों, आवेश प्रवाह की दर। वो आवेश कहां से बहता हुआ माना हमने, किसी चालक वस्तु से बहता हुआ माना, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहता हुआ माना। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आई? तो चलो टॉपिक के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा कि विद्युत धारा क्या चीज है, और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट पढ़ेंगे हम अभी। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको थोड़ा सा सुपरिभाषित करने की कोशिश करता हूं। तो हम इस चीज को ऐसा लिखेंगे, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद लिख दो, या फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। परिच्छेद को हम और क्या लिख सकते हैं, काट क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। क्लियर है बच्चों? अरे यही चीज है ना देवताओं। या फिर इसे और कैसे समझें, तो हम बोलेंगे कि माना किसी चालक से t समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसके एकांक समय में
चालक से एकांक समय में, एकांक समय मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित हुआ आवेश Q डिवाइडेड बाई टी ही क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत धारा कहलाता है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अथवा इसकी और परिभाषा क्या लिख सकते हैं? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही क्या कहलाएगा बच्चों? विद्युत धारा कहलाती है। फिर विद्युत धारा को बहुत सारी बुक्स में कैपिटल आई और बहुत सारी बुक्स में स्मॉल आई लिखा हुआ है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे प्रदर्शित करना चाहते हैं। कैपिटल आई करो तो हर बार कैपिटल आई लेके चलना, स्मॉल आई करते हो तो स्मॉल आई लेकर के चलना, ठीक है। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला बना देते हैं। माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा क्या होगी बच्चों? I = Q डिवाइडेड बाई टी। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपने 10th में पढ़ रखा है। इवन ये सारी चीज़ आपने 10th में पढ़ रखी है, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नया नहीं बताया आपको। हाँ, अब यहाँ से एक और चीज़, भाई विद्युत धारा बही किसके कारण? चालकों में क्या रीज़न था कि विद्युत धारा बही? आप सभी को पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक डिस्कशन है हमारे पास में, उसे हम देखेंगे। ये Q का एक फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा। चैप्टर नंबर 1 में Q बराबर NE लिखा था, तो I = क्या हो जाएगा? NE डिवाइडेड बाई टी भी लिखा जा सकता है बच्चों। चलिए, यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से हम विद्युत धारा के 1 एम्पीयर की परिभाषा भी देंगे। जब हम मात्रक पढ़ेंगे विद्युत धारा का, तो 1 एम्पीयर की परिभाषा इन दोनों फैक्ट से देंगे। इन दोनों फैक्ट से 1 एम्पीयर की परिभाषा दी जाएगी, ध्यान में रखिएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब मान के चलो कि किसी चालक से बहने वाली धारा जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग बह रही है। ऐसे केस में हम औसत धारा की बात करते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि माना ∆t समय में, कितने समय में? ∆t समय में यदि ∆q आवेश, कितना आवेश बच्चों? ∆q आवेश चालक से प्रवाहित हो, तो विद्युत धारा जो है वो औसत धारा के रूप में देखी जाएगी। किसके रूप में देखी जाएगी? औसत धारा के रूप में। और उसे हम क्या लिखेंगे? ∆q डिवाइडेड बाय ∆t। ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि इस फॉर्मूले का उपयोग हम नगण्य के बराबर करेंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अगर औसत धारा पूछा जाए तो वो ∆q डिवाइडेड बाय ∆t के अंदर किया जाता है। एक होती है तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा मतलब कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है और उस इक्वेशन को लेकर के पूछ लेता है कई बार कि भैया t बराबर 2 सेकंड में इस चालक से कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, या t बराबर 5 सेकंड पर इस चालक से कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी। उसे बोलते हैं हम तात्क्षणिक धारा। किसी निश्चित समय पर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, उसे क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक, निश्चित क्षण पर धारा। तो तात्क्षणिक धारा के लिए फॉर्मूला ही हम देखेंगे, परिभाषा से इतना कोई ज़्यादा रिलेट मत कीजिएगा। तात्क्षणिक धारा को I इंस्टेंटेनियस कहा जाता है। नॉर्मली हम यही कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, या तो ये या फिर ये, क्योंकि धारा या तो नियत मान के चलता है या फिर तात्क्षणिक लेकर के चलता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों?
फॉर्मूला आपका वही है, डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। तो आप बोलोगे सर ये तो औसत धारा है, इसमें तो समय अंतराल है। मैं बोलूँगा समय अंतराल को बहुत कम कर दो, नगण्य कर दो, लिमिट लगा दो ना इसको, डेल टी टेंस टू 0। तो यही क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक धारा। समय अंतराल हमने कम कर दिया तो मतलब एक निश्चित समय की ओर आप मूव कर गए। ठीक है, चलिए इसको और क्या लिखेंगे, तो ये वाले फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल नहीं करने वाले। कौन से वाले से करेंगे, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी से। किससे करेंगे, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी से। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर ये चीज़ आपको पता चली, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी पता चली, तो अब हम वो चीज़ देखने वाले हैं जो सबसे नई है आप सभी के लिए बच्चों। ये तो विद्युत धारा पता चल गया होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ से हमने देखा, अब देखो स्टार लगा करके या नोट लगा करके लिख दीजिएगा। आप सभी ने पढ़ा कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई टी। या फिर आप सभी ने पढ़ा कि I इज इक्वल्स टू और क्या लिखा जाएगा बहुत सारे केसेस में, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ से अगर मैं Q का फॉर्मूला निकालता हूँ तो Q इज इक्वल्स टू क्या आता है, आई टी। और अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालता हूँ तो डी क्यू बराबर क्या आता है, I इंटू डी टी। आता है नहीं आता, चलो इससे तो डायरेक्ट आ जाएगा। अगर नियतमान की धारा बह रही है तो फिर Q का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर दूसरे केस की मैं बात करूं तो इसमें आवेश कैसे निकालेंगे, तो बोलेगा कि भैया इस समय से इस समय के बीच में t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड के बीच में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। कैसे करोगे, यहाँ से भैया दोनों तरफ समाकलन कर दो बच्चों, दोनों तरफ समाकलन कर दो ऐसा। तो इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा, Q आएगा। और इसके समाकलन की एक लिमिट है, समय देगा वो t1 से लेकर कहाँ तक, t2 तक, या t इनिशियल से t फाइनल तक। और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, I dt। सॉल्व कीजिएगा, I की एक इक्वेशन दी हुई होगी उसको सॉल्व कीजिएगा, आवेश निकल जाएगा। ये क्या है, प्रवाहित आवेश। क्या चीज़ है बच्चों, ये प्रवाहित आवेश किसी दिए गए समय अंतराल में। ये एक चीज़ आपके लिए नई है बच्चों, किसी दिए गए समय अंतराल में किसी चालक से कितना आवेश प्रवाहित हुआ है उसका फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिए। या तो ये है Q इज इक्वल्स टू आई टी है, या फिर Q इज इक्वल्स टू आई डी टी है। और फिर समाकलन कहाँ से लेकर कहाँ तक, T1 से लेकर T2 तक। अभी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बाकी है, ये तो बहुत छोटा सा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो। फिर इसके बाद में एक फैक्ट तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, और इनके ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। उस वाले फैक्ट पे भी न्यूमेरिकल है, इस वाले फैक्ट पे भी न्यूमेरिकल है, आगे आने वाले फैक्ट पे भी न्यूमेरिकल है। करो इस चीज़ को, उतारो इस चीज़ को, जल्दी से इस चीज़ को उतार लीजिए। डन हुआ, चलो देखो, विद्युत धारा से आवेश की ओर मूव कर चुके हैं अपन। जब भी आप कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट देखें ना फिजिक्स में, Q बराबर आई टी, एक चीज आपने ऐसे भी कभी पढ़ी होगी, क्या भाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय, या फिर विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था ना, पढ़ा था। और आप सभी को इस वाले फैक्ट के लिए एक चीज पता होगी, क्या भैया, इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ है, जैसे ये v लिख लिया और ये t लिख लिया, और इन दोनों के बीच में ऐसा ग्राफ बना देता हूं, तो आपको पता होगा वेग समय ग्राफ में वक्र तथा t अक्ष के बीच का ये जो क्षेत्रफल है ना, ये किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को। पता है क्या, तो ये बात ध्यान रखना, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को प्रदर्शित करता है। कॉन्सेप्ट देखो कैसा बैठ रहा है, गुणा वाला। जो क्वांटिटी गुणा हो रही है, अगर उनके बीच में ग्राफ खींचा जाए तो इनसे जो बन रही है राशि, उसका मान पता चल जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, विस्थापन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी समय किसी चालक हेतु या किसी भी पदार्थ हेतु
धारा और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो धारा समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो प्रवाहित आवेश को प्रदर्शित करेगा। ध्यान में रखना इस चीज को गांठ ही बांध लो। यहां से ये फैक्ट हमें और पता चल जाता है। नोट इंपॉर्टेंट कुछ भी लगा करके लिख लीजिए, लेकिन ये पॉइंट बहुत अच्छा है। क्या भैया नोट लगा करके क्या लिखना है? धारा समय वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल किसको? प्रवाहित आवेश को क्या करता है बच्चों? प्रदर्शित करता है। इस चीज को ध्यान में रखना रे देवताओं। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। डन हो गया? क्लियर? चलिए तो अब इस सारी चीज को हटा देता हूं अब मैं। और मेरे हिसाब से ये चीज आपने पहली बार पढ़ी होगी, क्योंकि 10th में ये चीज नहीं आती है। अब देखिए आगे, बेसिक देख चुके हैं कि धारा किसे कहते हैं, धारा का क्या फॉर्मूला हो सकता है विद्युत धारा का। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, धारा के बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए, वो 11th से आपको पता होगी। अब आप बोलोगे सर विद्युत धारा तो हमने 11th में पढ़ी नहीं है। बच्चों पहला नहीं, दूसरा चैप्टर जिसमें आपने मात्रक और विमा पढ़ा था, वहां आपने मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी क्या? 7 तरीके की मूल भौतिक राशियां। उन 7 तरीके की मूल भौतिक राशियों में चौथे नंबर की जो राशि लिखते थे ना, वो विद्युत धारा लिखते थे। ये बात ध्यान में रखना। लिखते थे नहीं लिखते थे। तो वास्तविकता में विद्युत धारा कैसी है? 7 मूलभूत राशियों में से एक राशि है। ये ध्यान में रखेंगे। विद्युत धारा क्या है? 7 मूलभूत भौतिक राशियों में से एक राशि है। ध्यान में रखिएगा। विद्युत धारा 7 मूलभूत भौतिक राशियों में से एक है, जिसका SI मात्रक एम्पियर तथा विमा क्या है बच्चों? A1 है। सभी को पता है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये और ध्यान में रखें। यह एक कैसी बच्चों? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं। मात्रकों को ही मैं थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा रहा हूं, मात्रकों के ऊपर डील करने की कोशिश करता है। विमा और ये क्लियर हो गया ना? चलो मात्रकों को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं भाई। तो इसका SI मात्रक तो आप सभी को पता चल गया। आप सभी को ये भी पता होगा कि Q/T ही क्या होता है? I होता है। इससे अगर मैं पहला मात्रक बनाऊं जो कि SI मात्रक था, SI मात्रक क्या बनता है? वो है आवेश का मात्रक क्या बच्चों? कूलाम। आवेश का क्या मात्रक है? कूलाम। और समय का मात्रक है क्या? सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है बच्चों? एम्पियर कहा गया है। ध्यान में रखना, कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? एम्पियर होता है। और एम्पियर का कैपिटल A ही लिखा जाता है, कुछ AMP भी लिख देता है। नहीं भैया, कैपिटल A लिखें। ठीक है, मात्रक के रूप में कैपिटल A लिखें। कैपिटल C है और ये स्मॉल s है। तो कूलाम प्रति सेकंड क्या होता है? एम्पियर होता है। ये डन हो गया। चलिए इसका CGS मात्रक भी तो होगा, CGS मात्रक। तो इसके 2 CGS मात्रक देखे जा सकते हैं। सबसे पहला देखिए, जैसे ये एम्पियर है ऐसे स्टेट एम्पियर भी होता है। क्या होता है? स्टेट एम्पियर। जैसे स्टेट वोल्ट भी देखा था। अब ये स्टेट एम्पियर कहाँ से निकला?
तो ये भी इसी तरीके से फॉर्मेट तो ये है ना Q/T। तो हम लिखेंगे एक स्टेट एम्पियर, चीज़ों को गौर कीजिएगा, बराबर क्या होता है बच्चों, कूलाम की जगह आएगा एक स्टेट कूलाम, और सेकंड समय तो CGS में भी वही है। ठीक है, अब ये एक स्टेट कूलाम और कूलाम में एक रिलेशनशिप है। क्या भाई, ये देखो आप सभी को पता है कि एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या ESU था। बताओ भाई, था नहीं था? अरे याद है ना पहला चैप्टर, आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है, और कूलाम और स्टेट कूलाम में ये रिलेशनशिप था क्या, कूलाम बड़ा होता है, स्टेट कूलाम छोटा होता है। तो एक स्टेट कूलाम निकालूं तो क्या आएगा रे, क्या आएगा, एक कूलाम में किसका भाग लग जाएगा, एक कूलाम में 3 × 10⁹ का भाग लग जाएगा। तो क्या आएगा, एक स्टेट कूलाम। मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, एक स्टेट कूलाम का मान रख रहा हूँ। तो एक स्टेट एम्पियर बराबर 1/3 × 10⁹ कूलाम प्रति सेकंड। इसकी जगह कूलाम आ गया क्या पूरा, और सेकंड तो नीचे था ही। कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं बच्चों, एक एम्पियर, एम्पियर बोलते हैं। तो एक स्टेट एम्पियर बराबर 1/3 × 10⁹ एम्पियर, ध्यान में रखें। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए जो आपको पता होने चाहिए, चाहे किताब में हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम इन चीज़ों को पहले से ही समझते हुए आए हैं, रिलेटेड है ना, इसलिए समझते हैं हमें। क्लियर हो गया ये? बताओ कौन सा बड़ा है, स्टेट एम्पियर बड़ा है या एम्पियर बड़ा है, सोचो बच्चों, एम्पियर बड़ा है। एक एम्पियर बराबर कितना, 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो बी देखो, EMU, ये ESU था, EMU होता है एब एम्पियर, एब एम्पियर, एब एम्पियर ज़्यादा यूज होता है, इसे बायोट भी बोलते हैं, इसे और क्या बोलते हैं, बायोट, बायोट, टी है ये, है ना। ये क्या चीज़ है वो समझिए। तो हम बोलेंगे एक एब एम्पियर बराबर होता है एक एब कूलाम बटा सेकंड। अब गौर करो, एक एब गुलाम कितना था, 10 गुलाम के बराबर। अरे था नहीं था, एब गुलाम बड़ा होता है। तो हम बोलेंगे एक एब एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुलाम बटा क्या बच्चों, सेकंड। गुलाम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर होता है क्या। तो गौर कीजिए, एक एब एम्पियर बराबर हो जाएगा 10 एम्पियर। इस चीज को ध्यान में रखना, ये चीज दिमाग में रखेंगे। विमा तो वही है ए, ठीक है, विमा वही है। बहुत सारे बच्चे धारा की विमा निकालने बैठ जाते हैं और घूम जाते हैं। अरे बच्चों, धारा की विमा तो यही होती है। ये थोड़ा सा मिसमैच रहता है कई बार, ठीक है। तो ये पता चल गया, रिलेशनशिप पता चल गया स्टेट एम्पियर और एब एम्पियर और एम्पियर के बीच में, है ना। इन तीनों का चीज़ ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलो इतना उतारो, अभी एक आध परिभाषाएं बाकी हैं, वो अपन लिखेंगे, ठीक। उतारिए इस चीज को जल्दी से इसे उतार लीजिए। चलिए, अब ये फैक्ट अगर हमें पता चल गया तो थोड़े बहुत फैक्ट अभी और बाकी हैं। हम सभी को पता है कि चालकों के अंदर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, सभी को पता है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह जो है वो धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के कारण हो रहा है। मेरी बात को समझिए, ऐसे भी पदार्थ हैं जैसे अर्धचालक जो होते हैं ना, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेशों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है। अब ऐसे केस में फिर हम धारा कैसे निकालेंगे बच्चों,
उस तरीके के केस में धारा कैसे निकाली जानी चाहिए, ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट है। तो ध्यान में रखो, इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा। इसके लिए पहले एक फैक्ट लिख देते हैं। क्या? ये फैक्ट उतारते जाइएगा, है ना। फैक्ट नंबर 1 2 3 ऐसा करते जाइएगा, जैसा भी आप चाहें उन्हें उतारते जाइएगा या नोट लगा करके लिखते जाइएगा। क्या भाई? विद्युत धारा की दिशा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा कहां से कहां तक? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कहां की ओर? निम्न विभव की ओर होती है। अथवा इसे धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा की ओर ही माना जाता है, की ओर ही माना जाता है। ये एक फैक्ट है बच्चों। पहली बार जब हमने धारा की दिशा को प्रदर्शित किया था तो हम मान करके चल रहे थे कि धारा जो है वो वास्तविकता में धनात्मक आवेशों के कारण बह रही है। वो तो बाद में पता चला कि भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन थे चालकों में, तो है ना, तो धनात्मक आवेशों के कारण बह रही है। और धनात्मक आवेश जो है वो कहाँ से कहाँ की ओर? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहते हैं। ठीक, तो उन्होंने यही बोला कि धारा की दिशा क्या होनी चाहिए? धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा ही होनी चाहिए। ये तो बाद में पता चला कि भैया ये जो ऋणात्मक आवेश है इलेक्ट्रॉन, वो चालकों के अंदर बहते हैं और उन्हीं से धारा बहती है। तो फिर क्या करोगे? तो उन्होंने बोला तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। मॉडिफाई क्या? आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि धारा की दिशा, धारा की दिशा, और कौन सी? विद्युत धारा की दिशा की बात कर रहे हैं। धारा की दिशा ऋणात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा के क्या होती है बच्चों? विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है। वही बात है ना, जिस दिशा में धनात्मक आवेश जाएगा उसके विपरीत दिशा में कौन भागेगा? ऋणात्मक आवेश भागेगा। तो अगर ऋणात्मक आवेश ऐसा जा रहा है तो फिर धारा की दिशा उल्टी मानोगे। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा हमेशा के लिए। धारा की दिशा, ऋणात्मक आवेश की दिशा विपरीत होती है। इसका आप और कैसे लॉजिक समझ सकते हो? तो ऐसा कोई चालक मानो, है ना, और इस चालक को इस तरफ पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और इस तरफ किससे कनेक्ट कर दो? नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। तो इस चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे देवताओं, वो कहाँ की ओर भागेंगे रे? कहाँ की ओर? ऐसा भागेंगे, प्लस की ओर भागेंगे। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऋणात्मक आवेश कहाँ की ओर? निम्न विभव से। कहाँ की ओर? उच्च विभव की ओर जाता है। जबकि धारा को हमने कैसा बताया है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ये तो थी धारा की दिशा और ये थी इलेक्ट्रॉनों की दिशा। दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। बात समझ में आई? चलो, अगर ये बात समझ में आती है तो यहाँ पर एक हम स्पेशल केस ले लेते हैं कि मान लेते हैं ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें धारा जो है वो धन और ऋण दोनों आवेशों से बह रही हो, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे आवेशों से कहीं बह रही हो, मान लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझिए कि ये कोई चालक है और इस चालक का ये छोर ए है और ये छोर बी है। चालक नहीं तो कोई दूसरा पदार्थ मान लो भैया, है ना, और इसमें धनात्मक आवेश ये रहे और धनात्मक आवेश जा रहे हैं ए से कहाँ की ओर? बी की ओर। इनकी दिशा ऐसी है। इस चालक में ऋणात्मक आवेश भी है, चालक मतलब इस पदार्थ में। तो ऋणात्मक आवेश को कहाँ जाता हुआ देखा गया? ऐसा जाता हुआ देखा गया, ऐसा। अब मेरी बात को समझना, इसको थोड़ा सा गौर करते हैं। क्या भैया धनात्मक आवेश के कारण धारा की दिशा कौन सी? इस तरफ। जो धनात्मक आवेशों की दिशा है वही धारा की दिशा है। ऋणात्मक आवेशों के धारा की दिशा, ऋणात्मक आवेश के कारण धारा की दिशा कैसी? तो हम बोलते हैं ऋणात्मक आवेश ऐसा जा रहा है तो इनके कारण भी धारा
ऐसी जा रही है। दोनों ही केस में धारा तो एक ही दिशा में जा रही है क्या? क्योंकि धारा की दिशा इसके विपरीत देखोगे तो इधर, धनात्मक की दिशा में देखोगे तो भी धारा की दिशा तो एक ही रही क्या? जब एक क्वांटिटी एक ही दिशा में जा रही हो तो वो क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि माना, अगर मैं इसको एक केस बना देता हूं, हम बोल रहे हैं माना किसी पदार्थ में, समझना, किसी पदार्थ में Q1 आवेश, Q1 धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश कहाँ से कहाँ की ओर? A से B की ओर, A से B की ओर, तथा Q2 ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश B से कहाँ की ओर? A की ओर प्रवाहित हूं, तो पदार्थ में प्रवाहित धारा, और ये T समय में ही बात कर रहा हूं, कितने समय में? T समय में Q1 आवेश इधर की ओर और Q2 आवेश इधर की ओर जा रहे हैं। तो फिर धारा क्या हो जाएगी भाई? धारा हो जाएगी I इज इक्वल्स टू Q1 आवेशों के कारण बहने वाली धारा प्लस Q2 आवेशों के कारण बहने वाली धारा। ठीक है, ये तो धनात्मक से था, ये ऋणात्मक से था, दोनों की प्रवाह की दिशा विपरीत है, लेकिन दोनों के कारण धारा एक ही दिशा में है, इसलिए ये चीज जुड़ेगी। इस चीज को ध्यान में ही रख लीजिएगा, ये एक फैक्ट है बच्चों, और ये आप पहली बार पढ़ोगे आज। ठीक है, क्लियर हुआ? ये डन हुआ। चलो अब परिभाषाओं के ऊपर काम करते हैं कि 1 एम्पियर परिभाषा किसे कह सकते हैं, 1 एम्पियर की क्या परिभाषा हो सकती है, और इसकी वास्तविक परिभाषा वैसे है क्या। ठीक है, चलो एक बार के लिए उतारो इस चीज को, जल्दी से इस चीज को उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसा भी करो, जल्दी करो। हो गया? स्क्रीनशॉट डन है? ओके, अब देखो, अब आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1 एम्पियर क्या हो सकता है वास्तविकता में। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, ये भी 10th में कभी आया था, आया था नहीं आया था? अरे आया था ना। आया था? चलिए तो फिर करते हैं काम। 1 एम्पियर की परिभाषा, और मैंने आपको बोला था कि इसे 2 तरीके से हम प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तरीका देखो, आप सभी को पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई T, स्मॉल q डिवाइडेड बाई स्मॉल t लिख लेना चाहे। यदि ऐसा हो कि किसी चालक से 1 सेकंड के अंदर, है ना, t बराबर कितना? 1 सेकंड, एकांक समय हो, से प्रवाहित आवेश q का मान कितना हो? 1 कूलाम हो। इसको स्मॉल q लिख दो भाई, यही लिखता हुआ आया। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाता है, तो बहने वाली धारा क्या हो जाएगी बच्चों? 1 एम्पियर हो जाएगी। क्या परिभाषा ये लिख सकते हैं ना? हम लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक के, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं? हम परिभाषा ये लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो हम यही चीज लिख देते हैं। क्या भाई? यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में, 1 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? एकांक समय लिख सकते हैं। एकांक समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो
चालक से प्रवाहित धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। ठीक है, एक तरीका ये। इसका दूसरा तरीका भी समझिए, इसका और क्या तरीका हो सकता है। आप सभी को पता है I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, और Q को हम लिखते हैं NE डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी से बताओ, देता हूँ जल्दी से। 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ क्या मैं N की जगह? N का मान कितना? इतना। E ऐसा का ऐसा डिवाइडेड बाय T भी तो लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, एक कूलाम के लिए। ठीक, तो हम कुछ ऐसा समझे इस चीज को। एक कूलाम की जगह, एक कूलाम की जगह यदि ऐसा लिखा जाए भाई, NE बराबर एक कूलाम, और एक कूलाम की जगह मैं लिखूं 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और T बराबर कितना? 1 सेकंड हो, तब उस केस के अंदर भी I बराबर कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। अरे इसको सॉल्व करो, 6.25 गुणा 10 की घात 18, फिर E का मान कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19। सॉल्व करोगे तो 1 कूलाम ही आएगा। तो ये तो पूरा 1 कूलाम है, नीचे 1 सेकंड है। क्लियर है? तो मान रखोगे तो 1/1 तो वापस से 1 एम्पियर ही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं तो चालक से प्रवाहित धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। बात समझ में आई क्या? इतने समय में इतने इलेक्ट्रॉन बहे तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर है। देखा जाए तो अभी वाली जो नई परिभाषा है ना SI इंटरनेशनल 1 एम्पियर की, वो यही है। इंटरनेशनल परिभाषा भी ये चेंज कर दी गई है। जहाँ तक मेरा विचार है 1 एम्पियर की जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है वो भी यही है बच्चों, जो अपन लिखने वाले हैं। आपकी बुक में दूसरी दे रखी है, वो पहले चला करती थी लेकिन अब शायद चेंज हो गई है। चलो, लेकिन जो बुक में दिया हुआ इंटरनेशनल परिभाषा अपन तो वही पढ़ करके चलेंगे जब तक कि NCERT चेंज नहीं कर देता है। लेकिन अगर आप गूगल के ऊपर टाइप करोगे इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ एम्पियर या करंट इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, तो आपको यही देखने को मिलेगी। देखो क्या भाई, यदि किसी चालक से एकांक समय में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो चालक से प्रवाहित धारा कितनी होगी बच्चों? 1 एम्पियर होगी। ये भी एक परिभाषा बन सकती है, किसकी? एम्पियर की। तो आप जैसे भी चाहें वो लिख सकते हैं जी, वो याद रहे तो वो लिख दीजिएगा, ये याद रहे तो ये लिख दीजिएगा। नॉर्मली बच्चे फिर वो उतार देते हैं। ठीक, एग्जाम में क्या आता है? 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा आती है, तो ना ये आएगी ना वो आएगी। अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा जो है वो कुछ ऐसे दी जाती है, F डिवाइडेड बाई L इज इक्वल्स टू μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd से। ये अपन पढ़ेंगे, 4th चैप्टर आएगा वहाँ पढ़ेंगे। वहाँ पर अपन यहाँ से 1 एम्पियर की परिभाषा देखने की कोशिश करेंगे, वो बात अलग है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हुआ। अगर इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ से लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस कितने हैं? नगण्य मात्र हैं, 0.001% है। एग्जाम में आती है तो 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा आती है जो यहाँ से दी जाती है। अभी आप बोलोगे सर हमें कंफ्यूज कर रहे हो, आप तो बोल रहे हो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा शायद ये हो गई है। बच्चों जो नवीनतम है ना, मेरे हिसाब से ये चेंज कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं 7 मूलभूत मात्रक है ना, उनकी परिभाषाएं समय के अनुसार चेंज की जा रही हैं। जैसे द्रव्यमान की जो परिभाषा थी वो कुछ सालों पहले ही चेंज की थी, 1 किलोग्राम की परिभाषा चेंज कर दी गई है अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। ऐसे ही शायद 1 एम्पियर की परिभाषा भी चेंज कर दी गई है, और हमारे सिलेबस में अभी भी 1 एम्पियर की पुरानी वाली ही डेफिनेशन चल रही है। तो अभी तो हम उसी को ही गौर करेंगे, लेकिन कभी गूगल पे आपको टाइम मिले तो सर्च कर लीजिएगा। ठीक।
ओके, तो ये डन हो चुका है, क्लियर हो गया है। ओके, तो हमने आज बहुत अच्छा बेसिक देखा है किसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में। अब कुछ एक सवाल मैं करवा देता हूं जिससे विद्युत धारा वाला जो पार्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अपन अब क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। ऑल राइट, क्वेश्चंस देखिए, कुछ ऐसा होगा क्वेश्चन। पैटर्न समझिए क्वेश्चंस का, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न बता रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उनमें से पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है Q का ऐसा कोई फॉर्मेट कि भैया Q बराबर दिया हुआ है t² + 2t+1 मान लेता हूँ, और ये कूलाम में दिया हुआ है, मिली कूलाम लिख देता हूँ, मिली कूलाम, इतना आवेश है ना। सवाल में दिया हुआ है कि किसी चालक हेतु उससे प्रवाहित आवेश तथा समय के मध्य निम्न संबंध है, आवेश और समय के मध्य निम्न संबंध है, वो मिली कूलाम लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो चालक से t बराबर 2 सेकंड पर प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, प्रवाहित धारा ज्ञात करो। t बराबर कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पर। तो सबसे पहले अगर मेरे को q दिया हुआ है तो मैं धारा को देखूंगा, I = क्या होगा बच्चों, dq डिवाइडेड बाई dt का कॉन्सेप्ट उठाया अपन ने। तो ये होगा d डिवाइडेड बाई dt और q का मान रखा t² + 2t+1। अब अवकलन आना चाहिए, t² का अवकलन कितना होगा, 2t, और 2t प्लस 2 तो ऐसा का ऐसा, और t का अवकलन 1, फिर 1 का अवकलन 0, तो ये इतना आएगा। पता चला क्या, अरे पता चला या नहीं पता चला? जिनको नहीं पता चल रहा है वो देख लो एक बार के लिए, d डिवाइडेड बाय dt t² + 2t+1 ऐसा लिखा हुआ है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा, d/dt, पहले तो इससे गुणा करो तो ये आएगा t², फिर इन दोनों को गुणा करो तो क्या आएगा, d/dt, और यहाँ पर आएगा 2t, फिर d/dt 1 से गुणा करो, 1 तो नियतमान था, नियतमान का अवकलन 0 होता है, तो ये तो खत्म हो गया भैया। t² x की घात n का अवकलन होता है, x की घात n-1, घात 1 कम कर दो, और वो जो घात थी उसको आगे उठा करके लिख दो। तो हमने बोला यहाँ पर x की जगह t है ना, तो t की घात को आगे लेकर के आओ, तो 2 लिख दिया, फिर लिखो t, x भी तो लिखना पड़ रहा था तो t भी लिखना पड़ेगा, 1 घात कम कर दो ऐसा, प्लस ये तो 2 नियतमान है, इसको बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया, dt, d ये था, t ये रहा, बटा dt, dt से dt कैंसिल, 1 आ गया, ऐसे भी कर लो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2t+2 आ जाएगा, मैं भी तो वही लिख रहा हूँ, 2t+2, ये धारा का मान है। अब बोल रहा धारा 2 सेकंड पे निकालो, धारा 2 सेकंड पे कैसे निकालूंगा, तो हम बोलेंगे t बराबर 2 सेकंड रखो रे भाई, और तो क्या कर सकते हैं, ये रखा अपन ने, तो 2 सेकंड रखते ही कितना आएगा, 2 × 2, t की जगह 2 रख रहा हूँ, +2, 2 दूनी 4 और 2 6 एम्पियर। t बराबर 2 सेकंड पर उस चालक से कितनी धारा जा रही थी, 6 एम्पियर। चलो 6 एम्पियर भी एक गलत आंसर है, बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पे आवेश मिली कूलाम है, तो फिर ये वाली धारा किस में आएगी, मिली एम्पियर में आएगी, ठीक है, ये किस में आएगी, मिली एम्पियर में आएगी। तो ये मात्रक क्या लगाओगे यहाँ पर, मिली एम्पियर लगाइएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आवेश का जो मात्रक दिया गया है ना, वही मात्रक आपको यूज करना है। बात समझ में आई क्या, ये क्लियर हुआ? चलो इस चीज को उतारो जल्दी से इस चीज को उतारिए। उम्मीद करता हूं ये चीज उतार ली होगी आप सभी ने। ओके, देखो अब आगे देखो, 6 मिली एम्पियर क्लियर हुआ, डन। अब आगे देखते हैं एक सवाल और, ये एक बहुत सिंपल सवाल है जो थोड़ी देर पहले अभी कॉन्सेप्ट बताया था उसका। क्या भाई, कि मानना, इस चीज को समझना कि मान लेते हैं किसी चालक से या किसी पदार्थ से, मान लो किसी पदार्थ से t बराबर 10 सेकेंड, कितने समय में, 10 सेकेंड समय में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन, 40 इलेक्ट्रॉन, है ना,
40 इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। राइट टू कहाँ की ओर जा रहे हैं? लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और उसी पदार्थ से उतने ही समय में 20 प्रोटॉन जो हैं वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू कहाँ जा रहे हैं? राइट जा रहे हैं। दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं क्या? हमें ऐसा ही तो चाहिए होता है। ठीक, वापस से सवाल क्या बोल रहा है? 40 प्रोटॉन राइट टू लेफ्ट और 20 प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट, कितने समय में? इतने समय में। तो उस पदार्थ से कितनी धारा प्रवाहित होगी? उस पदार्थ से कितनी धारा प्रवाहित होगी इस समय में, इस समय अंतराल में कितनी होगी रे देवताओं? बहुत सिंपल है। ये देखो 40E में कितना आवेश हुआ? तो मैंने बोला इसको Q1 मान लो। Q1 बराबर है 40E। 40E का मतलब हो जाएगा 40 गुणा E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। बताओ आवेश आ गया क्या? और Q2 का मान देखो, Q2 का मान कितना? 20 प्रोटॉन। 20 और प्रोटॉन, प्रोटोनों का आवेश भी इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर ही होता है क्या? तो ये हो जाएगा 20 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। बताओ Q1 और Q2 आ गया क्या? समय अंतराल दोनों का समय एक ही दे रखा था। दोनों का प्रवाह एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। अगर दोनों का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत है तो फिर फॉर्मूला क्या बताया था भाई? Q1 डिवाइडेड बाई T डिवाइडेड बाई Q2 डिवाइडेड बाई T। ऐसे ही बताया था ना। Q1 का मान कितना? जितना दिया हुआ है 40 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटा T का मान कितना भैया? 10 प्लस 20 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 डिवाइडेड बाई T का मान कितना बच्चों? 10। ये रामायण कट गई क्या? ये तो कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ जाएगा तो कौन बचा? 4 और 2 6। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। मैथमेटिक्स आती है ना रे? ये कॉमन ले लेना, ये और ये कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में कौन बच जाएंगे? 4 और 2 बच जाएंगे। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। उससे गुणा और ये एम्पियर लगा देना। आ गया? आ गया? इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होते हैं। तो मेरे हिसाब से वो फैक्टर क्लियर हो गया आपको सभी को? डन है ये। चलो इस चीज़ को भी उतारो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगला सवाल आपको बताता हूँ कि आगे वाले सवालों में हम कैसे काम करेंगे। देखिए एक सवाल है ग्राफ का भी। ग्राफ वाला याद है ना आपको? प्रवाहित आवेश निकालना है। याद आ रहा है प्रवाहित आवेश वाला सवाल? ग्राफ वाला सवाल ध्यान में रखिएगा। ग्राफ वाला सवाल क्या है? देखो ये वाला सवाल अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है। देखो इस चीज को, ऐसा अगर धारा, विद्युत धारा और समय के बीच में ग्राफ दिया हुआ हो, समय सेकंड में चल रहा है, धारा एम्पियर में चल रही है, ठीक, और कुछ ग्राफ ऐसा मान लेते हैं, ये लो ऐसा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ वैल्यू दी हुई है 20 एम्पियर और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 सेकंड, ठीक है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, दिख रहा है ये ग्राफ, क्लियर है। और बोल रहा है कि 0 से लेकर 4 सेकंड में उस चालक से प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। कितने से कितने सेकंड में? 0 से लेकर 4 सेकंड में चालक से प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात कीजिए, या पदार्थ से प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात कीजिए दिए गए ग्राफ की सहायता से। तो हमने देखा भैया, क्या देखा रे? ऐसा ही तो बोलेंगे, यही तो क्षेत्रफल है। धारा समय ग्राफ का क्षेत्रफल ही क्या होता है बच्चों? क्या? प्रवाहित आवेश। तो हमने बोला प्रवाहित आवेश Q इज इक्वल्स टू IT ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब IT ग्राफ का क्षेत्रफल, ये तो है एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार जो है 4 गुणा ऊंचाई जो है 20, इससे ये कट गया, आया 10 बराबर कितना रे? 40 कूलम। पता चल गया? पता चला कितना? 40 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ कितने सेकंड के अंदर? 4 सेकंड के अंदर, ठीक है। ये डन हुआ। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो चुकी है। ये सवाल अलग पैटर्न से भी आ सकता है बच्चों,
ये सवाल जो है वह अलग पैटर्न से भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए और क्या पैटर्न है इसका। देखो कुछ ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है, क्या भाई, कि किसी सवाल के अंदर बोल रहा है कि किसी पदार्थ से प्रवाहित धारा जो है वह 10 + 4t धारा जो है समय से निम्न प्रकार संबंधित है, समय से निम्न प्रकार संबंधित है। अतः उस पदार्थ से समय अंतराल t बराबर 0 से समय अंतराल t बराबर 10 सेकेंड, मतलब समय बराबर 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में आपको क्या ज्ञात करना है, उस पदार्थ से कितना आवेश प्रवाहित हुआ। ये भी पॉसिबल टास्क है, ठीक है, ये भी पॉसिबल टास्क है। ऐसे केस में आवेश q बराबर क्या होगा भाई, I dt, और आपको पता होगा t1 से लेकर कहाँ तक, t2 तक। t1 क्या 0 सेकेंड, t2 क्या 10 सेकेंड, I का मान दिया हुआ है। बताओ समाकलन आता है नहीं आता, देवताओं सीख लेना। I का मान रख देता हूँ 10 + 4t और इसे गुणा किया dt से, ठीक है। अब इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, 0 से लेकर 10 तक 10 गुणा होगा किससे, dt से, प्लस 0 से लेकर 10 तक और 4t गुणा होगा किससे, dt से। अब बताओ भाई dt का तो जो समाकलन होता है ना बच्चों, वो तो होता है t, और अगर t की घात n है और उसका समाकलन करना पड़ जाए तो उसका होता है t की घात n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ध्यान में रखना कुछ ऐसा। तो ये कितना होगा भाई, ये कुछ ऐसा होगा 10 तो ऐसा का ऐसा, समाकलन सिर्फ और सिर्फ किसका, dt का समाकलन क्या होगा बच्चों, t, और कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 10 सेकेंड तक, प्लस 4 तो ऐसा का ऐसा बाहर। t का समाकलन क्या, तो t मतलब घात कितनी हो गई, 1, 1 + 1 कितना हो, 2 हो गया क्या, तो ये हो जाएगा t² / 2, ठीक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक रे देवताओं, 0 से लेकर 10 तक, ऐसा। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो ये तो 10, अपर लिमिट t की जगह 10 रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट 0, प्लस 4, 2 तो बाहर निकाल लो आप, t² 10 × 10 माइनस t की जगह 0 रखो तो पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो गया अरे, ये तो हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 2, ये भी 100 हो गया क्या है, ये भी 100 हो गया, और 100 किसे गुणा हुआ 2 से, तो ये 200 हो जाएगा। कितना आया रे, 300 कूलाम। 10 सेकंड में उस पर्टिकुलर पदार्थ से 300 कूलाम आवेश जो है वो क्या हो गया, प्रवाहित हो गया। इस पैटर्न से भी आ सकता है सवाल। एक पैटर्न और है बच्चों, एक पैटर्न और है, क्या भाई, आपको पता होगा कि आपने परमाणु पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना परमाणु, बोर कक्षक, बोर कक्षकों की त्रिज्या वृज्या, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है आपने, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, पढ़ी है। तो जब मान लेते हैं कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर है, कहाँ पर है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर है, तो हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा होगा वृत्ताकार कक्षक में, और पहली कक्षा के अंदर है, कौन सी कक्षा के अंदर है, n = 1 में, ठीक, और इलेक्ट्रॉन भैया घूम रहे हैं ऐसा या फिर ऐसा, जैसे भी आप मानो। इन दोनों के बीच की दूरी वैसे आप सभी को पता है कितनी भाई, 0.529 या 0.53 है ना। ये जो R होती है, ये R सभी को पता है, 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, या फिर इसे 53 लिख देते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, इसे ऐसा भी लिखा जाता है, सभी को पता है। और बोल रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, तो इससे कितनी धारा बह सकती है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। तो सवाल क्या आता है, हाइड्रोजन कक्षक के या फिर हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षक में, सुन लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षक में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है वो समझिए। धारा I बराबर क्या होता है बच्चों, Q/T होता है। यहाँ पे Q तो सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश रख लेंगे। ये T की तो दिक्कत है, T क्या चक्कर लगा रहा है ना भाई, चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में लगा समय निकाल लो,
ठीक है। तो हमने बोला एक चक्कर में लगा समय ही टी होगा, और एक चक्कर में लगा समय क्या होता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी एक चक्कर की दूरी 2πr, और चाल कितनी, v। अब ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए, क्या भाई, 2π ऐसा का ऐसा, r का मान मैंने आपको बताया 0.53 इंटू 10⁻⁻10, और पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की चाल होती है 2.2 गुणा 10⁻6। ये पता था मेरे को, ठीक है। ये चीज आपको भी पता होगी कुछ समय पश्चात जब अपन परमाणु पढ़ लेंगे। अगर केमिस्ट्री याद है 11th की तो बहुत बढ़िया, लेकिन जब चैप्टर परमाणु पढ़ेंगे ना तब आपको ये चीज भी याद हो जाएगी, अपने आप याद होगी। तो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग इतना और दूरी इतनी, त्रिज्या इतनी, बताओ समय आएगा क्या, आना ही चाहिए। ये समय यहाँ से Q का मान आप सभी को पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, वैल्यू रखो, धारा का मान मिल जाएगा। सवाल क्या था, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा। फॉर्मूला क्या लिखा, Q/T। T कैसे निकालेंगे, 2πr/v से। R का मान कितना, इतना या फिर इतना, ठीक है। V का मान कितना पहले कक्षक के लिए, 2.2 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मान रखो, काम खत्म करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इन 4-5 सवालों से आपका विद्युत धारा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।